हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये जो टॉपिक है ये DSSB PRT सीरीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको DSSB के एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को मिला है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो डिसेबिलिटी से, लर्निंग डिसेबिलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। और सीटेट की बात करें तो सीटेट में तो एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलता ही है। और सुपर टेस्ट, स्टेट टेट, इन सभी के लिए ये जो वीडियो है लर्निंग डिसेबिलिटी वाला टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टीचर होने के नाते आप अपकमिंग टीचर बनने वाले हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको रियल लाइफ में भी पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप बच्चों को डायग्नोज कर पाएंगे, उनके कारणों को पता लगा पाएंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है और उसी हिसाब से उनको रेमेडी देंगे। तो अगर बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही तो वो क्या प्रॉब्लम है आप लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के थ्रू उनको जांच सकते हैं। उनके कारणों को अगर आपको पता होगा और उनके उपचार का पता होगा तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्लेक्सिया जो होता है वो है पठन विकार, मतलब जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, उनको डिस्लेक्सिया होता है। ठीक है, इसका जो कारण है वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब दिमाग में अगर कुछ विकृति हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसलेक्सिया होने को देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है, लक्षण की बात करें आपको कि किस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है। तो देखिए, कोई बच्चा बहुत ज्यादा धीमा पढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का, और उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप कह दें इसको डिसलेक्सिया। नहीं, ये जब एक उसकी एज, जैसे प्राइमरी एजुकेशन जब वो कर रहा है, 5th क्लास में है, और फिर भी वो बच्चा बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा है और रेगुलरली, मतलब वो स्टार्टिंग से उसने एडमिशन लिया है और अभी भी बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली पढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है वो डिसलेक्सिया से अफेक्टेड हो। ठीक है, तो धीमा पढ़ना। दूसरा, अक्षरों का उल्टा पढ़ना, मतलब जैसे अक्षर लिखा है आ, वो उसको ऊ पढ़ रहा है, मतलब वो अक्षरों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तीसरा हमारा लक्षण है पंक्ति, शब्द छोड़कर पढ़ना, मतलब बच्चे क्या करते हैं, पूरी लाइन स्किप कर देते हैं, वर्ड्स स्किप कर देते हैं, ये एक वर्ड छोड़ के अगला वर्ड पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, अल्पदृष्टि, मतलब वो देखने के लिए बहुत ज्यादा किताब को अपने पास लेके आते हैं, बहुत ज्यादा दूर रखेंगे, तो ये मतलब ये क्या है कि ये डिसलेक्सिया के लक्षण है। ठीक है, अल्प स्मृति, मतलब अभी जो पढ़ा और जस्ट उससे पूछ लिया जाएगा थोड़ा बहुत भी तो वो पिछला अक्षर के बारे में भी नहीं बता पाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है वॉज एंड वॉज को बच्चे क्या पढ़ते हैं, सौ, मतलब वॉज लिखा हुआ है उसको क्या पढ़ लेते हैं, सौ। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी की बात करें तो कलम लिखा है, कलम को फलम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अक्षर उनको उल्टे दिखाई देते हैं, जैसे जो तारे जमी पर मूवी थी उसमें एक ईशान नाम का बच्चा था, उसको भी डिसलेक्सिया था, उसको क्या था, डब्लू जो था, डब्लू वो एम उसको नजर आता था, मतलब डब्लू और एम में वो क्या था, वो फर्क नहीं कर पाता था। ठीक है, तो उसको अक्षरों के बीच में फर्क नहीं पता था, मतलब उल्टे सीधे दिखाई देते हैं उन लोगों को अक्षर। ठीक है, तो इसका उपचार क्या है कि किस तरीके से, अब आपको कारण भी पता चल गया कि किसकी वजह से डिसलेक्सिया होता है, आपको लक्षण भी पता चल गए, इससे आप पता कर सकते हैं कि यस इस बच्चे को डिसलेक्सिया है। तो उसके लिए आप काम क्या करेंगे, किस तरीके से उसको इम्प्रूव करा। उपचार, अक्षरों और शब्दों का उच्चारण, कि जो अक्षर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से आप प्रोनाउंस कीजिए। ठीक है, और जो शब्द है पूरा अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, तो शब्दों को अच्छे से उच्चारण कराइए, उनसे बार बार उच्चारण कराइए, अभ्यास कराइए। बौद्धिक परीक्षण, उनका आप IQ टेस्ट करा सकते हैं कि यस इस बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट का स्कोप है या नहीं, मतलब बिल्कुल ही जो मेंटल रिटार्ड बच्चा, अगर आप उसको सिखाने का ट्राई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मतलब इफेक्टिव नहीं होने वाला, क्योंकि IQ चेक करना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेकंड डिसऑर्डर की बात करते हैं जो क्या है हमारा डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया जो है लेखन विकार है। देखिए यहाँ पे ग्राफ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ग्राफिया मतलब ग्राफ का यूजुअली आप किस लिए यूज करते हैं, ग्राफ पे आप ये बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो बनाते हैं इट मीन्स राइटिंग उस पे ग्राफ पे कर रहे होते हैं, तो राइटिंग से ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, राइटिंग में दिक्कत आती है, मतलब लिखने का विकार है ये एक तरीके से। इसका कारण क्या है, मांसपेशियों का सही से डेवलप ना होना। जिन बच्चों की मांसपेशियां, मतलब जो ये एक होती है फाइन मोटर, एक होती है ग्रॉस मोटर। जो फाइन मोटर होती है, जैसे एक निडल है आपके पास, उसमें आपको धागा डालना है, थ्रेड डालना है, तो उसको बहुत पकड़ने में किसी बच्चे का इस तरीके से हाथ हिल रहा होता है, राइटिंग करते हैं हाथ हिलता है। ठीक है, तो वो क्या, उनकी जो फाइन मोटर्स है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो ये एक कारण रहता है। ठीक है, लक्षण किस तरीके से आप डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, लेखन में कठिनाई, कोई बच्चा है उसको लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो अक्षर बना रहा है और बन कुछ और रहे हैं, मतलब कभी बहुत ज्यादा बड़ा अक्षर बन रहा है, बहुत छोटा छोटा अक्षर बन रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग आ रही है उस बच्चे की। दूसरा
दूसरा क्या है भाई, कलम पकड़ने में दिक्कत, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आप बार बार उसको बताते हैं और कलम वो सही से नहीं पकड़ पा रहा। और ये हम इनिशियल बच्चे की बात नहीं कर रहे कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को, उसको तो आपको सिखाना पड़ेगा। जब आप एक लेवल जो उसका सेट है कि यहाँ तक आ जाना, धीमा लेखन, बहुत ज्यादा स्लो लिखता है, मतलब और बच्चों ने 10 लाइनें लिख ली, वो एक लाइन पे ही अटका पड़ा है, तो बहुत स्लो लिख रहा है। अक्षरों में ज्यादा गैप देता है, मतलब एक अक्षर यहाँ लिखा, दूसरा अक्षर कॉर्नर पे लिख दिया लाइन के पे, ठीक है। और क्या करता है, वाक्य छोड़कर लिखना, जो आप बोल रहे हैं दिख रहा है उसको, उसमें क्या कर रहा है, वाक्य मतलब जो शब्द है आपके, उनको क्या कर देता है, वो स्किप कर देता है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण लेखन की मतलब जो लिख रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा एरर करता है, मतलब मात्राएं सही से नहीं लगाता, अक्षर उल्टे बनाता है, ठीक है, ला को टा बना देता है, ठीक है, और बहुत सारी मिस्टेक करता है। ना में और माँ में, उसको ना और माँ में कोई फर्क नहीं पता है, वो ना की जगह माँ का यूज कर देता है, माँ की जगह ना का यूज कर देता है। तो त्रुटिपूर्ण लेखन, गंदी हैंड राइटिंग, मतलब उसकी जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा अक्षर कहीं कहीं बड़े, कहीं बहुत ज्यादा छोटे छोटे, तो राइटिंग बहुत ज्यादा क्या हो रही है, गंदी हो रही है। तो ये सारे क्या है लक्षण, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर डिस्ग्राफिया है तो उसका किस तरीके से आपको क्या करना है, रेमेडी उसको देनी है। तो आइए हम उसके उपचार पे बात करते हैं। देखिए, 4 लाइन की पुस्तक का यूज कीजिए एंड उस पर प्रैक्टिस करवाइए। सबसे पहले आपको जो 4 लाइनों की बुक आती है उसको लेना है और उसको बताना है, 1 2 3 4, ये 4 लाइन की आपके पास पुस्तक है। आप बच्चे को आ से अनार सिखा रहे हैं तो आप सिखाएंगे कि देखिए बच्चे, जो ऊपर का ये आ के लिए जो ऊपर वाला बनता है, ये बॉक्स, ये मतलब ये यू जैसा शेप बनता है, ये इस वाली लाइन में आना चाहिए, बीच वाली लाइन में। देन उसके बाद आप सिखाएंगे ये देखो, ये नीचे वाला जो यू जैसा बन रहा है वो नीचे वाली लाइन में आना चाहिए, इससे बाहर नहीं निकालना है आपको। और जो डंडा खींचना है इसके लिए वो इस लाइन पे खींचना है, एंड देन जो सीधा डंडा आएगा वो इन 2 लाइनों के बीच आएगा। और कोई भी मात्रा जो लगानी है आपको वो किस में लगानी है, ये ऊपर वाली जो लाइन है उसके अंदर लगानी है। जैसे अगर आपको ओ बनाना है, पहले आप पहले इसको डंडे को अच्छे से खींचेंगे, ठीक है। अब मात्रा आपकी इसमें आएगी, तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। नीचे अगर ऊ की मात्रा लगानी है तो उसके लिए एक और रो होगी उसके पास, आप बता देंगे ऊ की मात्रा इस वाली रो में लगानी है, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। जो 4 लाइन्स की बुक आती है उसमें इंग्लिश की भी राइटिंग आप इसी तरीके से सिखा सकते हैं कि स्मॉल लेटर बीच वाले में आते हैं और जो कैपिटल लेटर होते हैं उनके लिए ऊपर की 3 लाइनों का यूज किया जाता है। इस तरीके से आप सिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिसकैलकुलिया। देखिए, डिसलेक्सिया से आपको ध्यान रखना है पठन विकार। डिसग्राफिया, ग्राफ से ध्यान रखना है राइटिंग, मतलब राइटिंग से संबंधित है ये। अब थर्ड हमारा आता है डिसकैलकुलिया। देखिए, कैलकुलेशन, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कहाँ होती है, मैथ में होती है हमारी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये क्या है, मैथ का विकार है, मतलब गणित का विकार है कि जिन बच्चों को गणित समझने में दिक्कत आती है, गणित के मतलब जो कंसेप्ट्स हैं उनको वो क्लियर नहीं कर पाते, तो उनके लिए उनको जो डिसऑर्डर होता है वो है डिसकैलकुलिया। कारण क्या है इसका, कि मेनली क्यों बच्चों को मैथ में इशू होता है, ठीक है। तो दृश्य व श्रव्य संवेदी अंगों के सामंजस्य में कमी, मतलब जो हमारा आई कोऑर्डिनेशन होता है, आई कोऑर्डिनेशन और ईयर कोऑर्डिनेशन, वो आपस में सही से काम नहीं कर रहा होता है। मतलब जो हम देख रहे होते हैं और जो सुन रहे होते हैं वो एक साथ मतलब वर्क नहीं कर पाता, हमारा माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पाता सही से। मतलब आपको जैसे बोला गया कि 2 और 3 जोड़िए, ठीक है, तो आपने क्या सुना, आपने 2 बोल रहा है और 3 जोड़ना है, ठीक है, आपको लिख के भी दिखा दिया गया, तो आप क्या करें, उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, आपका माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है यहाँ। तो इसीलिए मैथ में इन बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब लक्षण क्या है, किस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि इन बच्चों को डिसकैलकुलिया है। तो सबसे पहले गणित का कार्य करने में प्रॉब्लम, मैथ्स का आप उनको होमवर्क देते हैं और वो करके नहीं लाते, कभी भी नहीं लेके आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि हो सकता है इस बच्चे को डिसकैलकुलिया हो, ठीक है। संख्या को पहचानने में प्रॉब्लम, मतलब जैसे आपने किसी बच्चे को काउंटिंग आती है, आपने टेबल सिखा रखे हैं उसको, आपने वहां लिखा है 40 लिखा है, आपने बोला बच्चे इसको पढ़ के बताइए, वो नहीं बता पा रहा, उसको वो 4 बता रहा है, ठीक है। और मतलब 5th क्लास का कोई बच्चा है, उससे आप रैंडमली आप 16 लिख के दे देते हैं, पढ़वाते हैं, बेटा इसको बताओ क्या बोलते हैं, 6 बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है, मतलब संख्या को वो पहचान नहीं रहा है, तो हो सकता है उसको डिसकैलकुलिया हो, ठीक है। आलसी, मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता, इतना ज्यादा आलस हो जाता है कि नहीं, मैथ के तो नाम से ही डर लगने लग जाता है इनको। पैसे रुपए की लेन देन में प्रॉब्लम होती है, दुकान पे गए 100 का नोट दिया, 50 का खरीदा या 25 का खरीदा, जो पैसे वापस लेने थे बहुत देर सोच रहे हैं, अच्छा कितने पैसे लेने थे, सही दिए अंकल ने, यानी 10 घंटे उसको गिन रहे होते हैं, ठीक है। और ये चीज बड़े बच्चों के साथ जब होने लग जाती है तो डेफिनेटली आप समझ जाइए इनको डिसकैलकुलिया है।
ठीक है, सूत्रों को याद और अप्लाई करने में, जैसे आपने कोई उनको बताया जैसे प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इस तरीके से आप फॉर्मूले बता रहे, उनको वो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। पहली बात तो उनको याद नहीं होते, और याद भी अगर गलती से कर लेते तो उनको अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये लक्षण है हमारे। ठीक है, उपचार की बात करें कि डिसकैलकुलिया को आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभ्यास के द्वारा बच्चे को प्रैक्टिस करानी है, बार बार छोटे छोटे क्वेश्चंस देने हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करानी है धीरे धीरे बार बार। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मैथ्स क्या लगती है, बोरिंग लगती है बहुत ज्यादा, उससे फोबिया होता है, मैथ्स फोबिया बच्चों का। तो खेल विधि मतलब आप ना गेम प्लान करके ले जाइए, जैसे आपको प्लस माइनस सिखाने हैं बच्चे को, फ्रैक्शन सिखानी है, आप गेम प्लान करके ले जाइए कि गेम के थ्रू उनको सिखाने का ट्राई कीजिए। टीचिंग एड्स बनाइए बहुत अच्छे, जिससे कि उनको लगे वो इंजॉय करे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उससे उनको रूल्स भी याद होंगे, वो अप्लाई भी कर पाएंगे, और फोबिया भी धीरे धीरे खत्म होगा। प्रश्नोत्तरी द्वारा मतलब क्लास में क्या करते हैं, प्रश्नोत्तरी करवा लीजिए। ठीक है, मतलब आप जैसे रैंडम एक आपने शॉपकीपर बना दिया, दूसरा आपने लेने वाला बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप प्ले वे का भी यूज कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी करवा सकते हैं, जैसे कि 2 रुपए के 4 केले आते हैं तो 6 रुपए के बताओ कितने केले हैं। इस तरीके से बच्चे बताएंगे, थोड़ा प्रोसेस करेंगे माइंड में, तो धीरे धीरे उनका डिसकैलकुलिया वाला जो डिसऑर्डर है वो धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है, यूज ऑफ मल्टीपल सेंसेस, आपको क्या करना है कि बच्चे को बोलकर भी बताना है। ठीक है, उसको लिखकर भी दिखा रहे हैं क्वेश्चन, और पीपीटी वगैरह के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपको इस तरीके से मैथ समझाने जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उनके सेंसेस का यूज हो सके, मतलब मल्टीपल सेंसेस का यूज हो। ठीक है, रियल लाइफ से जोड़कर मतलब मैथ को ऐसा मत करो कि हाँ बहुत ज्यादा लेंथी है, नहीं, उसको रियल लाइफ से जोड़ो कि बेटा ये है क्या। अगर मैं आपको प्लस माइनस सिखा रही हूँ तो प्लस माइनस वेस्ट नहीं है। आप अभी जाओगे दुकान पे, आप पैसे दिए उनको लेना, ठीक है, और उनको मतलब आप पैसे ले रहे हो जो आपने सामान खरीदा, उसके बाद तो क्या हो रहा है, वहां पे आप माइनस कर रहे हो। एक चीज अगर इतने रुपए की है तो 10 चीजें कितने रुपए की होंगी, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए चीजें। फ्रैक्शन आप एक रोटी ले सकते हैं, किसी भी बच्चे के टिफिन से निकलवा के उसके थोड़े टुकड़े करके दिखाइए, मतलब रियल लाइफ से जोड़िए। बच्चे को लगना चाहिए कि नहीं यार मैथ अलग से कुछ नहीं है, ये क्या है, हमारे रियल लाइफ से जुड़ा है, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि देखिए मैथ जो है 99% जो यूज है हमारा मैथ का, हम डेली लाइफ में करते ही करते हैं। आप कुछ भी देखें, मतलब मैं बोल रही हूँ, कितने बार बोला, कितना बोला, किस अमाउंट में बोला, ठीक है, ये सब मतलब बहुत ज्यादा मैथ्स का यूज है। मैथ्स के बिना तो मतलब हमारा वर्ल्ड है ही नहीं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं एडीएचडी। फोर्थ हमारा जो लर्निंग डिसऑर्डर है वो है हमारा एडीएचडी। तो देखिए एडीएचडी क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। इसके लक्षण क्या है, किस तरीके से हम पता करें कि बच्चे को ये एडीएचडी है। ध्यान की कमी, मतलब कोई बच्चा उसको वो ध्यान ही नहीं लगा पाता, आप पढ़ा रहे वो इधर देख रहा है, ठीक है, आप कुछ बुलवा रहे हैं वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है आपसे, ठीक है, तो ध्यान की बहुत ज्यादा कमी होती है इन बच्चों का। बुक पढ़वा रहे हैं, थोड़ी सी पढ़ी, उसके बाद इधर उधर देखने लग गए, ठीक है, चंचलता बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो आप चंचल कहते हैं, इधर से उधर कूदना फांदना, ये करना, मतलब एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता वो बच्चा। अति क्रियाशील, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है कि ये भी करेगा, अभी ये काम छोड़ के दूसरे काम में लग गया। रीडिंग कर रहा था, राइटिंग शुरू कर दी, राइटिंग कर रहा था, खेलते खेलते वॉशरूम जाना है मैम। ऐसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, मतलब जब आप टीपी पे गए होंगे, मतलब टीचिंग प्रैक्टिस पे, तो कुछ बच्चे होते हैं हर पीरियड में उनको होता है मैम मुझे वॉशरूम जाना है, मैम मुझे ये लेके जाना है। कोई बच्चे कुछ भी काम होता है सबसे पहले हाथ उठाए, मैम मैं जाऊँ, मतलब घूम फिर के वो 2-4 चक्कर जब तक स्कूल के नहीं लगा लेंगे तो उनको तसल्ली नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे एडीएचडी होते हैं थोड़े से। कारण क्या है इन चीजों का, तो देखिए पारिवारिक वातावरण, कि हो सकता है कि बच्चे का पारिवारिक वातावरण ऐसा हो कि उसमें मतलब बहुत ज्यादा चंचलता उसमें उन्हीं को देख देख कर आई हो। किसी के कुछ मतलब भाई बहन होते हैं बहुत ज्यादा इधर उधर कूदते फांदते हैं, ठीक है, उनको अप्रिशिएशन मिलती है इस बात की कि हमारा बच्चा तो बहुत ज्यादा चंचल है, मतलब ठीक है, अच्छा है, बहुत एक्टिव बच्चा है। तो कई बार एक्टिव होने के साथ साथ वो डिसऑर्डर भी हो जाता है उसके अंदर, कि फिर वो पढ़ाई में भी वो एक्टिवनेस उसकी बहुत ज्यादा ही रहती है, जिससे कि उसको दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, देखिए जो कई बार क्या होता है, जो थोड़े अच्छी फैमिली से आते हैं बच्चे, ठीक है, जिनकी मतलब जो पारिवारिक इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक होती है, उनको सिखाया जाता है कि बेटा धीरे बोलो, आराम से बताओ। वहीं आप स्लम एरियाज की बात करें, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादातर जो बच्चे आते हैं ये थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे ज्यादा आते हैं, तो उनके परिवारों में क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बात करना, आस पड़ोस में खूब आवाजें होती है, तो उस तरीके से उनके अंदर भी धीरे धीरे ये चीजें आने लग जाती है। ठीक है, तो ये पारिवारिक दूसरा क्या है इनका कारण, जंक फूड, मतलब बहुत ज्यादा जंक फूड खाते
खाते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है कि हेल्थी फूड तो खाना ही नहीं है, बच्चों को टेस्ट ही नहीं लगता। कुछ बच्चों को तो इतना होता है कि भाई उनको डेली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि घर का वो टेस्ट भूल ही चुके हैं। तो जंक फूड की वजह से उनका जो माइंड है थोड़ा नहीं अच्छे से डेवलप हो पा रहा है, ठीक है। और स्नायु तंत्र की विकृति, स्नायु तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, हमारा जो माइंड होता है ये चीज़ों को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने में मतलब हमें अटेंशन की ज़रूरत होती है। हमारे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए अटेंशन चाहिए, ठीक है। और अटेंशन अगर यहाँ पे हमारे दिमाग में ही दिक्कत होगी तो हम अटेंशन नहीं मतलब दे पाएंगे, एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो स्नायु मंडल की विकृति, आवेगों के नियंत्रण में कमी, हमारे अंदर क्या होते हैं, इम्पल्सिस होते हैं, हमें कंट्रोल करना होता है। जैसे मान लीजिए अभी किसी को गुस्सा आ रहा हो बहुत ज़्यादा, लेकिन सामने अगर प्रिंसिपल खड़ा है तो उस बच्चे को क्या है, उस बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, टीचर को भी वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे आपकी गलती ना हो। अगर सामने वाला बड़ा व्यक्ति आपको डांट रहा है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ये जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं इनको कंट्रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं ये लोग, मतलब बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाना, मतलब मार धाड़, बच्चों को मारते पीटते रहते हैं। और जो छोटे मोटे जरा सी बात पे बाल पकड़ के उसको गिरा दिया, उसका लंच बॉक्स फेंक दिया, तो ये सारी चीजें ये बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता इनका, ठीक है। लक्षण, अब लक्षण क्या है इनके, रहते हैं भूलने की बीमारी। इन बच्चों को क्या होता है कि बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं। आपने मारा पीटा, 2 मिनट बाद आपके पास फिर आ जाएंगे, मैम ये, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब भूल जाते हैं चीजें। और यही चीज इनकी पढ़ाई में भी होती है, आज पढ़ के याद करके गए, कल सब गायब, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। बातचीत में मतलब बात बीच में ही काट देना, मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आप कोई बात कर रहे हैं, जैसे बेटा ये कैसे, इतने में मैम ये नहीं, ये ऐसे ऐसे, मतलब 50 कहानियां बता देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो बात बीच में ही काट देते हैं, ये एडीएचडी वाले। प्रश्न सुनने से पहले जवाब देते हैं। आपने बात करी भारत की नदी, आपने इतना बोला, सबसे पहले बोल दिया बच्चों ने मैम हमारे यहाँ यमुना नदी बहती है, मतलब आपने बोल ही नहीं पाया और उससे पहले आपको जवाब मिल गया, जबकि आप शायद ये पूछना चाह रहे थे कि भारत की सबसे ज्यादा लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, गंगा रिवर। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, प्रश्न सुनने से पहले ही जवाब दे देते, जरा सा एक अक्षर भी उनको पता होगा बोल देंगे फटाक से, ठीक है। नाखून चबाना, हर टाइम क्या करते हैं, नेल्स लेंगे, मुंह में चबाते रहेंगे, ठीक है, पैरों को हिलाते रहेंगे इधर से उधर, इधर से उधर, उंगलियों को चटकाना, चट चट उंगलियां चटकाते रहते हैं, ठीक है। बेचैन रहना, बहुत ज्यादा इधर उधर, मतलब इनका पूरा शरीर ना फड़कता रहता है कि कभी ये, मतलब उंगलियों को चटकाते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। सीट बदलते रहेंगे, अभी इस सीट पे बैठे, नेक्स्ट पीरियड में उस सीट पे, और नहीं अगर बैठने देगा कोई तो पीट देते हैं बच्चों को, ये इनकी हरकतें होती हैं, ठीक है। तो ये यूजुअली बहुत ज्यादा, ये वाला जो डिसऑर्डर है ये आपको मतलब मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। ये उपचार मतलब रेमेडी, सबसे पहले जो उपचार है, रुको, सोचो, फिर क्रिया करो, स्टॉप, थिंक एंड एक्शन। मतलब आपने क्वेश्चन पूछा बच्चे से, ठीक है, जैसे भारत की राजधानी के बारे में बताओ, ठीक है। तो कई बार एडीएचडी वाले बच्चे क्या होते हैं, भारत सुनते ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या बोलना है, बेटा रुको, पहले सोचो, मतलब पहले रुकना है, फिर सोचो, देन फिर आप रिप्लाई दो। ये वाली आपको अप्रोच ध्यान रखनी है और बच्चे पे अप्लाई करनी है। उसको बोलना है स्टॉप, थिंक एंड एक्शन, कि बच्चे रुको, सोचो एंड उसके बाद एक्शन करो, ठीक है। सेकेंड रेमेडी की बात करते हैं, पहले समय को घटाना, मतलब आप बच्चे को जो भी टास्क दे रहे हैं, जो भी आपने उसको काम दिया, होमवर्क के लिए दिया या कुछ भी क्लास वर्क आप करा रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उसके लिए कम टाइम दीजिए उसको, क्योंकि वो एडीएचडी का बच्चा है, वो ज्यादा देर तक बैठ ही नहीं सकता, तो वो काम मतलब टास्क को कैसे परफॉर्म कर पाएगा बेटर। तो आप छोटे टास्क दीजिए उसको, देन धीरे धीरे आपको क्या करना है, उस टाइम को बढ़ाना है। जैसे पहले कोई टास्क आपने 2 मिनट्स का दिया, उसको धीरे धीरे 3 का कीजिए, फिर इस तरीके से टाइम को बढ़ाते जाइए, जिससे वो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा, इन्वॉल्व भी होगा और धीरे धीरे उसकी जो एडीएचडी की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगी, ठीक है। तो थर्ड रेमेडी की बात करते हैं, समय अधिक दिया जाए। बाद मतलब आप कोई भी एक्टिविटी बच्चे को करा रहे हैं तो उसको ना, मतलब जैसे आपने कोई काम दिया करने को, ठीक है, कुछ लिखने को दिया या कुछ भी दिया आपने, तो उसको क्या थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए एक्स्ट्रा। क्यों टाइम एक्स्ट्रा देना है, वो इसलिए देना है क्योंकि वो और बच्चों के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको कंसेंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा लेस है, तो वो क्या करेगा, इधर उधर देखेगा, इसका देखेगा, उसका देखेगा, जिसकी वजह से वो अपना टास्क नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना है उसे, जिसके कि वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके एटलीस्ट, ठीक है। फोर्थ रेमेडी
की बात अगर हम करें तो सकारात्मक व्यवहार के लिए उसको प्रोत्साहित करना है। मतलब अगर वो पॉजिटिव बिहेवियर करता है तो आप रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप उसको समझाइए कि बेटा अच्छा आप अगर करेंगे ना तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, मैं आपको कुछ भी मतलब पेन दे सकते हैं, आप एक पेंसिल दे सकते हैं, या क्लास में आगे बुला के उसको शाबाशी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर वो पॉजिटिव बिहेवियर करता है तो उसको लगेगा कि हाँ मतलब मैं बच्चों को परेशान करता हूँ, इधर से उधर घूमता हूँ, तो ये अच्छी चीज नहीं है। और जब मैं अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो मैम क्या करती है, मेरे को रिवॉर्ड देती है, धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपना इधर उधर जो ध्यान वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा था उसको कम करेगा। फिफ्थ रेमेडी की अगर हम बात करें, सीधे सपाट प्रश्न पूछने। मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछना है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जैसे फर्स्ट लेटर सुनता है वो बोलना शुरू कर देता है, उससे बेटर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे क्वेश्चन। मैं चाहूँ तो आपको बहुत शॉर्ट में भी आपको लर्निंग डिसऑर्डर करा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, जैसे किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, बताइए ये क्या होगा, डिसलेक्सिया, तो इस तरीके से आपसे नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपको सिचुएशन देगा, ठीक है, कि एक बच्चा है क्लास में जिसको टीचर उसकी पढ़ा रही है, रैंडम उसको खड़ा कर दिया बुक पढ़ने के लिए, उसको जो वॉज है वो उसको 100 नजर आ रहा है, बताइए कौन सा डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको थोड़े सा मैं ज्यादा एग्जाम्पल बता के मतलब क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेकंड पार्ट रहने वाला है इस वीडियो का, जिसमें मैं और भी लर्निंग डिसऑर्डर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम के लिए।